हेलो प्यारे परीक्षार्थियों, आप सभी जानते हैं कि जो हिंदी व्याकरण का जब विषय आता है तो जब भी आप उसकी तैयारी करते हैं तो बच्चों का जो ध्यान है, मोस्टली बच्चों का ध्यान वो हैवी टॉपिक्स पर रहता है। अलंकार, छंद, संधि, समास, उपसर्ग प्रत्यय। फ्रेंड्स, आप ये सारे विषय कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो आधारभूत विषय है वर्ण, स्वर और व्यंजन, उनके बारे में तो आपको जानकारी होनी चाहिए ना। और देखिए, सी टेट में भले ही इसका डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन सी टेट में जो आपका संधि विच्छेद आता है, ठीक है ना, वर्ण विच्छेद आता है, उसके लिए भी आपको वर्णों की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। और जहां तक बाकी पेपर्स की ये बात है, ठीक है ना, बीपीएससी हो गया, झारखंड टैट हो गया, यूपी टैट हो गया, सुपर टैट हो गया, केवीएस हो गया, DSSS भी हो गया, बाकी सभी पेपर्स में वर्णों के डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। कम से कम 3-4 क्वेश्चन आपको केवल वर्णों से ही आते हैं। और आप जानते हैं कि अगर आपको वर्णों की सही जानकारी नहीं होती तो आप ना तो उपसर्ग प्रत्यय सही से कर पाएंगे, ना ही आप जैसे संयुक्त स्वर की जानकारी नहीं है तो आपको संधि भी मुश्किल लगेगा। बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैम संधि समझ में नहीं आ रहा। फ्रेंड्स, वो समझ में इसलिए नहीं आता क्योंकि आपको वर्णों की सही जानकारी नहीं है। हिंदी में कितने संयुक्त स्वर होते हैं बताइए आप खुद। हिंदी में कुल मिलाकर 4 संयुक्त स्वर होते हैं, ए ओ औ। और उनका निश्चित नियम है कि भाई अगर आ के साथ ए जुड़ेगा तो ए बनेगा, आ के साथ ई जुड़ेगा, ठीक है ना, तो ए बनेगा। तो ये जो जितने नियम हैं, तो वर्णों में अगर आपको ये नियम पहले से पता होंगे तो संधि आपको मुश्किल लगेगी ही नहीं। और आपको पता है संधि का क्वेश्चन और किसी विषय से आए ना आए, संधि से जरूर आता है। उसी प्रकार जैसे आप छंद करते हैं, छंद में कितने सारे क्वेश्चन आए थे इस बार, आपने देखा था ना। और छंद में जैसे सिंपल काउंटिंग करनी होती है, एंड तक बच्चों को छंदों के नाम याद हो जाते हैं, लेकिन ये नहीं याद हो पाता कि मैम काउंटिंग कैसे करनी है। और काउंटिंग का भी वही रीजन है कि आपको वर्णों की जानकारी नहीं है। अरे भाई, जो आपके रिस स्वर हैं, और जैसे मैं बोलती हूँ रिस स्वर, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे होंगे उनको यही नहीं पता कि रिस स्वर होते क्या। मैं बस एक बार बता दीजिए, बोलते हैं ऐसे बच्चे, दिस इज रियलिटी। लेकिन रिस स्वर कौन से होते हैं? अ ई उ री, जिन्हें बोलने में बहुत ही कम समय जाता है। और साथ ही साथ अनुनासिक। और बहुत सारे बच्चों को मैं आज भी गारंटी दे सकती हूँ, बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता कि जो आपका अनुनासिक है, ठीक है ना, वो आपका स्वर है। ये जो अनुनासिक है ये अयोग वहा में नहीं, जैसे अनुस्वार और विसर्ग जो है वो अयोग वहा में आते हैं, जो ना पूर्ण रूप से स्वर हैं ना पूर्ण रूप से व्यंजन। लिखित रूप में स्वर हैं और मौखिक रूप में आपके व्यंजन। तो इसलिए, लेकिन जो आपका अनुनासिक के चंद्र बिंदु है वो स्वर की भांति बोला जाता है। क्यों? ट्राई कीजिए। हंस, हंस में आप सिर्फ गले से बोल रहे हैं, आप नाक से ज्यादा नहीं बोल रहे हैं। सिर्फ नाक से हल्की सी न की ध्वनि निकालिए, नहीं तो हंसना, हंस, गले से आवाज आई है, तो अनुनासिक स्वर के अंतर्गत आता है। अब पेपर में जैसे क्वेश्चन आते हैं, फॉर एग्जांपल कि य और व, ये आपके किस प्रकार के व्यंजन हैं, और ऑप्शंस बहुत सारे आते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो ये आपके अंतस्थ व्यंजन हैं। आपको पता होना चाहिए कि कुल मिला के अंतस्थ व्यंजन कितने हैं, वो आपके हैं 4, य र ल व। अंतस्थ यानी कि जो आपके अंदर स्थित हैं, जो अंदर अंदर से बोले जाते हैं, य र ल व, अंदर से बोले गए हैं, अंदर की आवाज से। उसके बाद आपका आता है, और इसमें क्या होता है कि आपका जो मुख में भाग हैं, बोलते समय पूरे रूप से कहीं पे स्पर्श नहीं होते। जैसे कि जो आपके क से लेकर म तक हैं 25 वर्ण, वो आपके स्पर्श व्यंजन है। जैसे क, पीछे जीभ जो है पीछे लगी, प्रॉपरली गले में टच हुआ। लेकिन य बोलकर देखिए, वैसे हम य ऐसे भी जीभ को टच करके बोल सकते हैं, लेकिन उसको बिना टच किए भी बोल सकते हैं, य र ल, इस प्रकार से। तो ये आपके अंतस्थ व्यंजन। फिर ये आपकी सघोष ध्वनियां हैं। अभी भी बहुत सारे बच्चों को अघोष, सघोष और अल्प प्राण महाप्राण में समस्या है, जबकि पेपर का कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्रेंड्स ये। सघोष ध्वनियां वो होती हैं जिसके उच्चारण में आपके कानों में आवाज गूंजती है। तो जितने भी आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं सारे सघोष में आते हैं। साथ ही साथ जितने भी स्वर हैं, सभी के सभी स्वर, ठीक है ना, वो सारे के सारे स्वर आपके सघोष ध्वनियों में आते हैं। जैसे कि अ आ, कानों में आवाज गूंजी ना, बोल कर देखिए। और सबसे मेन बात फ्रेंड्स, अगर स्वर व्यंजन की सही जानकारी चाहिए तो उच्चारण करना पड़ेगा, प्रोनाउंस करना पड़ेगा। जितने सही से तरीके से प्रोनाउंस करेंगे उतना आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। अब जैसे कि आपको पता है सघोष ध्वनियों में जो कॉलम्स होते हैं, वर्ग के कॉलम्स, उसमें तीसरा, चौथा और पांचवा कॉलम आपका सघोष होता है, पहला और दूसरा कॉलम आपका अघोष होता है। बोलकर देखिए, क ख ग, सभी बच्चे बोलकर देखिए, क ख ग, ग जैसे बोला तो कान में आवाज गूंजी, उसे कहते हैं सघोष ध्वनि। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है फ्रेंड्स ये, आप बोलकर देख सकते हैं, समझ जाएंगे। फिर अल्प प्राण ध्वनियां, य और व, जितने भी अंतस्थ व्यंजन होते हैं अल्प प्राण में आते हैं, य र ल व, ठीक है ना। और अल्प प्राण क्या होते हैं? जिन्हें बोलने में कम जान लगे। जितने भी स्वर हैं, सभी स्वर वो आपके अल्प प्राण भी होते हैं।
ओके। लेकिन जैसे हम कहते हैं क ख ग घ, तो ख और घ बोलने में जान लगती है, वो महाप्राण, और क ग इजीली बोल दिया तो आपका अल्प प्राण ध्वनि। उसी प्रकार जो य और व हैं वो आपके अर्ध स्वर भी कहलाते हैं। ये खैर केवल दो ही हैं, य और व। अब स्वर और व्यंजन में मुख्य रूप से अंतर होता क्या है? स्वर जो होते हैं वो स्वतंत्र ध्वनियां हैं, उनके उच्चारण में हमें किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता की जरूरत नहीं होती। अ आ ई सीधे गले से आ रहे हैं। लेकिन जो व्यंजन होते हैं क में अ की ध्वनि, स्वर की ध्वनि छिपी रहती है। लेकिन जो य और व हैं, य व, ये भी आपके एक तरह से कहते हैं ना कि आप स्वरों की भांति बोल सकते हैं एक्चुअल में व्यंजन, लेकिन स्टिल आप स्वरों की भांति बोल सकते हैं, तो इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है। और आखिरी चीज संघर्षहीन व्यंजन। संघर्षहीन, जैसे संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं? श श स ह। लेकिन जो य और व हैं ये अर्ध स्वर होने के साथ साथ संघर्षहीन व्यंजन भी हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में संघर्ष नहीं करना पड़ता। तो ये नए नए नाम भी आपको पता होने चाहिए, पेपर में सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष, अंतसह, स्पर्शी व्यंजन, इनकी परिभाषा बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए थोड़ी स्टडी तो करनी बनती है। अब ये तो थी इन दोनों के बीच की समानता। अब इसमें आता है इन दोनों के बीच की भिन्नता। इन दोनों में अंतर क्या है? जैसे कि जो य है वो मध्य स्वर है, ठीक है ना, अर्ध स्वर नहीं है, मध्य स्वर है। ये मध्य स्वर क्या होता है? ये जिह्वा के आधार पर, ठीक है ना, स्वरों के प्रकार होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। मध्य स्वर में एक तो अ आता है, एक य आता है, व ऐसा कुछ नहीं है, वह केवल अर्ध स्वर है, मध्य स्वर नहीं। उसी प्रकार उच्चारण स्थान, जो य है, य बोलकर देखिए, य जो जीभ है वो ऊपर वाले भाग को थोड़ा सीधा रहकर टच करती है, तो इसका उच्चारण स्थान है तालव्य। ओके, और उच्चारण स्थान भी आपको पता होने चाहिए, बहुत सिंपल होते हैं। जैसे कि आप देखिए क ख ग घ सारे गले से बोले जा रहे हैं। फिर च छ ज झ, जीभ बिल्कुल सीधी है, तालव्य ध्वनियां। फिर ट वर्ग, ट ठ ड ढ, जीभ मुड़ गई तो मूर्धन्य, म से मुड़ना, म से मूर्धन्य, वहां से याद रखिए। फिर जैसे है त वर्ग, ठीक है ना, त थ द ध, जीभ जो है दांतों पर लग रही है, दंत्य वर्ण। प वर्ग, प फ ब भ भ, ठीक है ना, म। तो यहां पर क्या है कि दोनों होंठों का प्रयोग हो रहा है। तो ऐसे ही चीजें बहुत सिंपल हो सकती हैं, उन्हें कॉम्प्लिकेट करने की आवश्यकता नहीं है। और वर्णों की और अधिक जानकारी के लिए आप टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, ठीक है ना। बैच कोर्सेज भी बहुत सारे हैं, वो भी आप ले सकते हैं। साथ ही साथ एक प्रश्न का उत्तर जरूर दीजिएगा कि य का उच्चारण स्थान तो हमने देख लिया, लेकिन व का उच्चारण स्थान क्या होगा, ये आप इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में लिख कर जाएंगे। और फिर से मैं बता रही हूँ, स्वर और व्यंजन को हल्के में मत लीजिए, ये बाकी सभी जो विषय हैं आपके व्याकरण के, उनका आधार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।